बनाई है कांग्रेस ने, उसके साथ सीट शेयरिंग पे बातचीत होगी। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के नेता बैठेंगे। क्या माना जाए कि सीट शेयरिंग के ऊपर सब कुछ चीज़ें जो है आज फाइनलाइज होने की तरफ बढ़ रही हैं। हाँ, महाराष्ट्र में कहीं कोई विवाद नहीं है, क्योंकि मैं खुद वहाँ से राज्यसभा सांसद हूँ और जमीन पर जनता के मन में महाविकास अघाड़ी को लेकर के एक सहानुभूति है। जिस तरह से वहाँ लोकतंत्र को लूटा है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके खिलाफ गुस्सा है। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि महाविकास अघाड़ी को लोकसभा के चुनाव में मिलेगा। इसीलिए भाजपा ने एक इंजन लगाया पहले सरकार में, फिर दूसरा इंजन भी लगाया, लेकिन वो प्रयोग भी असफल है। जनता अभी भी नाराज है और सीट शेयरिंग कोई मुद्दा नहीं है वहां पर, चूंकि शिवसेना हो, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, सबका उद्देश्य लोकतंत्र को बचाना और तानाशाही के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ना है। तो वहां आराम से सीट शेयरिंग हो जाएगी। और महाराष्ट्र का परिणाम नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत शर्मनाक होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता बदला लेना चाहती है उन लोकतंत्र के लुटेरों से। सर, विपक्ष चिराग पासवान वो कह रहे हैं कि उनको नहीं लगता कि 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते तक विपक्ष रह पाएगा या कोई एक गठबंधन रह पाएगा। मुझे लगता है कि चिराग जी एक बड़े पिता की संतान हैं, पढ़े लिखे हैं, सुलझे हैं। उनकी खुद की पार्टी तो रह नहीं पाई, अपना परिवार तो वो बचा नहीं पाए, चाचा भतीजा आपस में जो सर फुटौल है वो देश देख रहा है। ऐसे में वो विपक्ष को इतनी बड़ी नसीहत ना करें, पहले अपना एक स्थान निश्चित कर लें, पार्टी बचा पाए तो बचा लें, और जिन उसूलों की, जिन मुद्दों की राजनीति उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने की है, उसका थोड़ा भरम भी रखें। सर, ईडी देवी से लेकर मीसा भारती तक के नाम है। बीजेपी कह रही है कि जो लालू प्रसाद यादव हैं वो सिंबल हैं करप्शन और लूट के। जब मुख्यमंत्री थे तो चारा घोटाला किया, रेलवे मंत्री बने तो लैंड फॉर जॉब स्कैम किया। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से यह बात कहती है? बंगारू लक्ष्मण जी से लेकर के हेमंत बिस्व शर्मा तक भारतीय जनता पार्टी का पूरा इतिहास भरा पड़ा है भ्रष्टाचार को लेकर के। वो लालू जी के परिवार को निशाना बनाने से पहले अपने गिरेबान में झांकें। 50 नाम गिनाए जा सकते हैं, ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड, सारी चीजें देश के सामने हैं। पहली बात। दूसरी बात, ईडी को काम पर लगाया हुआ है चुनाव से पहले, और इस तरह की घटनाएं, इस तरह की चार्जशीट अभी और फाइल होती रहेंगी। लेकिन मुझे तो एक सवाल पूछना है भारतीय जनता पार्टी से कि जब धर्म के नाम पर देश में चुनाव को ले जाकर के आप चुनाव जीतने को लेकर आश्वस्त हैं, तो फिर ईडी का इतना इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? कुछ तो घबराहट है इंडिया अलायंस से, जिसकी वजह से आज यहां रेड, कल वहां रेड, शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी के करीबी पर रेड, कभी इंडिया अलायंस के घटक दलों पर रेड। तो ये इतनी घबराहट क्यों है? इतना ईडी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? कहीं कुछ आपके सर्वे में वही तो नहीं है जो हमारे सर्वे में है? सर, 10 जनवरी एप्लीकेशन केस है, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना है। उससे पहले जो स्पीकर है उन्होंने मुलाकात करी एकनाथ शिंदे से, जो मुख्यमंत्री हैं। उद्धव ठाकरे ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया है और बाकायदा एफिडेविट तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि किस तरीके की मीटिंग हो रही है एक स्पीकर और उनके बीच में। देखिए, पूरे महाराष्ट्र के इस प्रकरण को अगर देखा जाए तो जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष इस मामले को, एक शब्द होता है लटकाना, लटका के रख रहे हैं, और माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियां भी अगर उसी संदर्भ में देखी जाए, तो लोकतंत्र को लूटा गया और लूटने के बाद पूरी बेशर्मी से सरकार चलाई जा रही है, जबकि वो सरकार को न तो नैतिक रूप पे रहने का अधिकार है और ना ही कानूनी तौर पर रहने का अधिकार है। हमें पूरा विश्वास है कि कितनी भी मुलाकातें कर लें विधानसभा अध्यक्ष, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार है वो एकनाथ शिंदे और उनके सहयोगी विधायकों पर गिरेगी ही, बचा नहीं पाएंगे उन्हें। सर, एक इस वक्त सुर्खियों में है, वो है अजीत पवार। उन्होंने इशारों इशारों में शरद पवार पे तंज कसा है, कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो रिटायर होने के लिए तैयार नहीं है, रिटायर होना नहीं चाहते, सीधे तौर पर शरद पवार पे कहा। नहीं हो सकता है अजीत पवार जी नरेंद्र मोदी जी के लिए कह रहे हो, नरेंद्र मोदी जी की भी उम्र काफी हो चुकी है, तो हो सकता है वो उनके लिए कह रहे हो। बाकी शरद पवार जी में वहां के लोगों की आस्था है, लोग उन पे विश्वास करते हैं, और वो एक जुझारू नेता हैं। उनकी पिछले चुनाव की बारिश में भीगते हुए भाषण देने की तस्वीरें जो है उसने पूरे महाराष्ट्र के चुनाव पे व्यापक असर डाला था। तो अजीत पवार जी
जिन्होंने अपने चाचा के परिवार को तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है, वो इस तरह का बयान दे करके कौन सी प्रासंगिकता साबित करना चाहते हैं, समझ से परे है। आखिरी सवाल सर, आप पोस्ट करी प्रधानमंत्री मोदी को लेके, उस पे कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जब से मोदी जी आए हैं सत्ता में, वो सब चीज पर्सनली लेते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे हमें जो है अच्छे संबंध बढ़ाने चाहिए पड़ोसियों से, और हमें समय के साथ एक्ट करना चाहिए। हम अपने नेबर्स को नहीं बदल सकते हैं, हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। देखिए, लक्षद्वीप को लेकर के प्रधानमंत्री जी की हालिया जो विजिट थी, उसके बाद जिस तरह सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश की गई, मैं उससे अलग एक बात कह रहा हूं। लक्षद्वीप को लेकर के 2021 में राहुल गांधी जी लक्षद्वीप के लोगों की पीड़ा और लक्षद्वीप को बचाने और लक्षद्वीप को प्रमोट करने को लेकर के 2021 से आवाज उठाते रहे। आप उनका ट्विटर हैंडल उठा के देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी को आज समझ में आया, आप लक्षद्वीप में टूरिज्म बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले लक्षद्वीप पहुंचने की जो पेपर वर्क है उसको आसान करिए, ताकि वहां के लोगों और यहां दिल्ली और उसके आसपास के लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बने। उसका राजनीतिक इस्तेमाल मत करिए। आप राजनीति करके इस तरह के मुद्दों पे एक के बाद एक अपने पड़ोसी खोते जा रहे हैं और उन्हें चीन की गोद में भेजते जा रहे हैं, और खुद चीन को बुला करके आप आरएसएस के दफ्तर में आप मीटिंग करवा रहे हैं। तो ये पूरा जो एपिसोड है, प्रधानमंत्री जी को जब छुट्टियां बितानी होती हैं तो इस तरह के डेस्टिनेशन की तलाश होती है, लेकिन उस छुट्टी बिताने वाले कार्यक्रम को भी इवेंट बनाने की जो एक कोशिश है, उस कोशिश में पड़ोसियों से लगातार रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।